नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से भारत समाचार के इस खास कार्यक्रम में। ब्यूरोक्रेसी और सरकार के अंदर की खबरें क्या हैं लेकर हम एक बार फिर हाजिर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। यूं अफसरों का राज्यों से केंद्र में आना और जाना चलता रहता है, लेकिन योगी सरकार बने अभी 2 महीना भी नहीं हुआ है, कई सारे अधिकारी दिल्ली का टिकट कटा चुके हैं। अब एक बार फिर से आधा दर्जन आईएएस अफसर दिल्ली का रुख करने वाले हैं। यूपी की ब्यूरोक्रेसी बहुत बड़ी है, लेकिन जब वरिष्ठ आईएएस अधिकारी दिल्ली की ओर जाते हैं तो यूपी में जो पदों का संयोजन है और जो आवंटन है उसमें काफ़ी सारे बदलाव दिखाई पड़ते हैं। सबसे पहले यूपी की एसीएस वित्त राधा एस चौहान दिल्ली गई। भारत सरकार में उन्हें ब्यूरोक्रेसी का सर्वोच्च पद सेक्रेटरी डीओपीटी मिला है। उनके जाने के बाद जो यहाँ पर इक्वेशन गड़बड़ाए थे उसमें अतिरिक्त चार्ज देकर अफसरों को काम चलाया जा रहा है। हालांकि इसी बीच अगर देखा जाए तो प्रशांत त्रिवेदी, जिनकी किस्मत अचानक से पलटा खाई है, जो आयुष विभाग में पड़े थे, अब वो वित्त जैसे बहुत बड़े महकमे के अपर मुख्य सचिव बना दिए गए हैं। प्रशांत त्रिवेदी तो खैर लखनऊ में ही रहेंगे, लेकिन इसी बीच आधा दर्जन आईएएस अफसर दिल्ली के लिए उनका किसी का इम्पैनलमेंट हो गया तो किसी की पोस्टिंग आ गई। सबसे पहले बात आईएएस दंपति मेश्राम की, मुकेश मेश्राम और अनीता मेश्राम, इन दोनों को दिल्ली में अब पद अलॉट हो गया है। वो ज्वाइंट सेक्रेटरी बन गए हैं और उनकी पोस्टिंग भी क्लियर हो गई है। मुकेश मेश्राम को संस्कृति विभाग में संयुक्त सचिव बनाया गया है। इसी के साथ अनीता मेश्राम को फर्टिलाइजर डिपार्टमेंट में ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाया गया है। यूपी में जो आबकारी आयुक्त हैं धीरज साहू, उनको भी एफसीआई में पोस्टिंग मिली है, रेगुलेटरी अथॉरिटी में। उनका भी लगभग जाना तय हो गया है। इसके बाद 2 बड़े और महत्वपूर्ण नाम आते हैं। बी हेक्काली झिमोमी। झिमोमी इस समय पहले से दिल्ली में है। और दूसरा नाम है एम देवराज। इन 2 लोगों का अपर सचिव स्तर पर इम्पैनलमेंट हुआ है। इनकी पोस्टिंग अभी नहीं आई है। फिलहाल ये अभी उत्तर प्रदेश में बने रहेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग चाहते हैं कि देवराज का टिकट जल्दी से कट जाए, वो दिल्ली निकल लें। बिजली का जो विभाग है, महकमा है, वो रेवेन्यू के दृष्टिकोण से भी नीचे जा रहा है और बिजली उत्पादन में भी नीचे चला गया और बिजली की आपूर्ति करने में तो खैर पूरे प्रदेश में बवाल ही कटा हुआ है। ये वो देवराज हैं जिन्होंने कोरोना काल में जब बिजली की डिमांड नहीं थी तब लोगों को बिजली देकर अपनी पीठ सरकार से खूब थपथपवाई। ईमानदार हैं, लेकिन जो उनकी कार्यशैली है उससे बिजली विभाग का भट्ठा बैठ रहा है। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार इन पर जल्दी ध्यान देगी या इनको यहाँ से जल्दी रवाना करेगी। फिलहाल यूपी की ब्यूरोक्रेसी में जाने वालों का सिलसिला ज़्यादा है, आने वालों का कम। ऐसा क्यों है? ये एक विचारणीय प्रश्न है, सोचने वाली बात है। कहा यह जाता है कि सरकार की मंशा है कि भ्रष्टाचार न करो, जो अफसर साफ सुथरा हो, जिसकी छवि अच्छी हो, उसको सरकार कई चार्ज दे रही है, और जिनके ऊपर दाग है, जिन पर सरकार का विश्वास नहीं है, उनको वो किनारे लगाए हुए हैं। कोई 3 साल से, कोई 5 साल से, लंबे लंबे समय से लोग अपनी किस्मत को भी कोसते हैं। दूसरों की तकदीर पर वो रंज करते हैं कि उन्हीं के बैच के लोग ब्यूरोक्रेसी में शीर्ष पर हैं। हमारे देश में जो सरकारी स्कूल हैं वो सिर्फ मास्टरों के लिए सरकारी नौकरी का एक साधन बनकर रह गए हैं। स्कूलों की हालत किसी से छुपी नहीं है। उत्तर प्रदेश भी ऐसा है। यहाँ पर लाखों स्कूल हैं,
कहीं बिल्डिंग नहीं है, कहीं शौचालय नहीं है, कहीं फर्श टूटी है, कहीं छत चूती है, कहीं छात्र नहीं है, कहीं मास्टर नहीं आते। तमाम सारे रोज़ किस्से आपको एक से एक देखने को मिलेंगे। आज हम आपको एक ऐसे स्कूल में ले चलेंगे जहां शिक्षक जो है वो छात्रों को नहीं बल्कि स्कूल के दीवारों को पढ़ाते हैं। अब आप आश्चर्य करेंगे कि मास्टर स्कूल में दीवारों को क्या पढ़ाएगा, लेकिन वो पढ़ा रहा है और सरकार उसको पढ़ाने की तनख्वाह भी देती है। छोटी मोटी नहीं, 3 लाख रुपया महीना तनख्वाह मास्टरों की निकल रही है, क्लास में एक भी बच्चा नहीं है। तो इस पढ़ाई में स्कूल में शिक्षक हैं, कर्मचारी हैं, लेकिन छात्र नहीं हैं। ये मामला गाजीपुर ज़िले का है, जहाँ के उच्च प्राथमिक विद्यालय भिक्खेपुर को गवर्नमेंट हाई स्कूल बना दिया गया था। ये 2009-10 की बात है। 10 साल हो गए, कक्षा 9 और 10 की यहाँ क्लास चलती है, लेकिन छात्र के नाम पर आज संख्या 0 है। मज़ेदार बात यह है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग बना है, उससे प्रधानाचार्य, 3 शिक्षक, लिपिक, ये सब इस स्कूल में तैनात हैं। लेकिन आप चालू सत्र में जाएंगे तो देखेंगे कि इनकी कक्षाओं में एक भी छात्र का एडमिशन ही नहीं हुआ है। स्कूल के शिक्षक और स्टाफ हर महीने 3 लाख रुपया से ज़्यादा तनख्वाह ले रहे हैं और कहा जाए तो वो बिना पढ़ाए ले रहे हैं। लेकिन वो स्कूल तो आते हैं, जब कोई पढ़ने वाला नहीं है तो किसको पढ़ावें। क्लास में बैठते हैं, चले जाते हैं, दीवारों को पढ़ा सकते हैं, ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिख पढ़ सकते हैं। मज़ेदार बात यह है कि इसको लोगों का ध्यान, अफसरों का ध्यान इस ओर नहीं है। और यही नहीं, इस स्कूल में जब पढ़ाई कम है तो सियासत ज़्यादा होगी, विवाद होगा। तो स्कूल के शिक्षकों में आपस में विवाद भी है, और ये विवाद इस तरह का हो गया कि ये मामला थाने तक पहुंच गया। सादियाबाद थाने में एक रिपोर्ट भी दर्ज हुई है। प्रिंसिपल का ये कहना है कि जब अपने स्कूल में बच्चा नहीं है तो बगल में हम जाके समाज में गरीब बच्चों को पढ़ाने चले जाते हैं। चलो ये भी अच्छा काम है, लेकिन हैरत की बात यह है कि जब बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, ये सब ब्लॉक में तैनात हैं, ज़िले में तैनात हैं, तो ये क्या देख रहे हैं कि ये जो टीचर आयोग से चयनित होकर आए हैं ये बिना पढ़ाए मुफ्त में वेतन ले रहे हैं। अगर स्कूल में बच्चों का एडमिशन नहीं हो रहा है तो इसका क्या करना है। डीएम से, शिक्षा विभाग से इसमें बात करनी चाहिए। गांव के प्रधान और तमाम सारे संभ्रांत लोग इस बात को कह चुके हैं कि 3 महिला टीचर हैं स्कूल में, प्रिंसिपल हैं, लिपिक हैं, लेकिन बच्चे ही नहीं हैं, छात्र नहीं हैं, पढ़ाएं किसको। और ऊपर से बवालबाजी और थाना पुलिस अलग हो रही है। तो अब शिक्षा विभाग की नींद टूटी है, लेकिन कितनी टूटी ये अभी तक कार्रवाई से पता नहीं चला है। हालांकि पावर सेंटर में खबर लेने के पीछे खाली इतना है कि हम जिस व्यवस्था में रहते हैं वहाँ पर आनंद बहुत है। हम आनंद के लिए आपको ये खबर दिखा रहे हैं कि हमारे यहाँ ऐसे ऐसे भी मास्टर भी हैं, स्कूल भी हैं कि बच्चा कौन आए स्कूल में, पूरी जो है पेंशन, तनख्वाह सब मिल रही, सुविधा मिल रही। मास्टर आते भी हैं स्कूल, ऐसा नहीं कि नहीं आते, लापरवाह हैं, लेकिन जब पढ़ाने नहीं है तो क्या करें। सरकार ये बात देखे कि डीएम देखे, शिक्षा महकमा देखे कि आखिर हमें इस स्कूल को ऐसे कब तक चलाना है। ये गवर्नमेंट स्कूल है, कोई प्राइवेट स्कूल नहीं है। सरकार का पैसा खर्च हो रहा है, लेकिन इस देश में तमाम निराले काम होते हैं। शिक्षा भी उसी में आ गई है। जब शिक्षा व्यवसाय बन गई, लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, मोटी मोटी फीस दे रहे हैं। सरकारी स्कूलों में कोई भेजना नहीं चाहता, लेकिन हर आदमी ये चाहता है कि उसके परिवार का कोई ना कोई आदमी सरकारी नौकरी चला जाए, मास्टर बन जाए तो बहुत अच्छी नौकरी है, तनख्वाह मिले, काम न करना पड़े। ये व्यवस्था चल रही है और ऐसा ही वातावरण भी बन गया है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि जो लंबी लंबी हाँक है वो हवाई नेता, और जो साधारण रहे
लंबी ना हाँक पावे, ना बड़ी गाड़ी में चल पावे, वो बेकार नेता। लंबी हाँकने वाला कैसे होता है कि जो जहाज में चले, दिल्ली मुंबई रहता हो, बड़े बड़े नेताओं की बातें करता हो, जनता के बीच कम, सीधे पैराशूट से आता हो, वो हवाई नेता। और जो ज़मीन पे काम करे, ताम झाम से दूर रहे, लोगों के साथ ज़मीन में बैठ के खाए पिए, उनका दुख दर्द देखे, नाली नापदान साफ करावे, वो ज़मीनी नेता। इस योगी पार्ट 2 में आज हम एक ऐसे नेता की बात करेंगे जो वाकई में ज़मीनी है, ईमानदार है, चरित्रवान है। गरीबों के दुख दर्द से वो अपने आप को तकलीफ में महसूस करता है। बात उत्तर प्रदेश में आईपीएस अफसर से मंत्री बने असीम अरुण की हो रही है। असीम अरुण योगी सरकार के एक ज़मीनी नेता के तौर पर अपनी पहचान बना रहे हैं। वो पहले अफसर थे, एडीजी रैंक तक पहुँचे। आईपीएस की नौकरी उनकी अभी 8 साल बची हुई थी। वो डीजीपी भी बनते उत्तर प्रदेश के आगे जाकर, लेकिन नौकरी छोड़कर राजनीति में आए। किसकी प्रेरणा से आए इसका खुलासा उन्होंने नहीं किया है, लेकिन उनकी कार्यशैली आज बड़े बड़े नेताओं को ये आईना दिखाती है कि इस प्रदेश में, जो गरीब प्रदेश है, यहाँ सियासत कैसे की जा सकती है। बहुत तामझाम नहीं, सरकारी सुविधाएं नहीं, प्रेम से, मोहब्बत से, साधारण पहनावे में भी एक मंत्री रह सकता है और लोगों को अपने विभाग का, सरकारी तंत्र का अधिकतम लाभ दे सकता है। असीम अरुण ने अपने जीवन का बहुत साहसिक निर्णय किया था जब नौकरी छोड़ी, और उससे भी ज़्यादा बड़ी चुनौती उनके सामने तब आई जब उनको कन्नौज में, जहां समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, जहां पर भाजपा कभी जीतती नहीं रही है, कन्नौज सदर से उन्हें विधानसभा का टिकट दिया गया था। लेकिन ये उनकी शालीनता कहिए, मेहनत कहिए, और लक्ष्य के प्रति चलते रहने वाला एक इंसान कहिए कि उसकी किस्मत और कर्म जब दोनों इतने प्रबल थे तो यह नेता चुनाव जीत कर आया। अफसर से नेता का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो सर्टिफिकेट के रूप में तो दिखा, लेकिन अभी चरित्र में वही ईमानदारी और सादगी बरकरार है। जो मक्कारी और जो दिखावा और जो ऐशो आराम, सुख सुविधा हम सुनते थे, वो शायद अभी असीम अरुण को छू नहीं पाई है। विधायक बने, सरकार ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें मंत्री भी बनाया, और उन्हें ऐसा विभाग मिला है, ऐसा महकमा मिला है जो समाज का कल्याण करता है। जैसी उनकी भावना है, जो उनके दिल में था, वही उनको विभाग मिल गया। आज वो समाज कल्याण विभाग में रहकर अनेकों उदाहरण पेश कर रहे हैं। असीम अरुण के पास अगर आप सबसे पहले जाएंगे तो आपकी नज़र उनकी पोशाक पर पड़ेगी। वो साधारण कपड़े पहनते हैं, वो नेताओं वाले कपड़े नहीं पहनते। पैंट शर्ट में दिखते हैं आप उनको, कुर्ते पैजामे में, लगदग में बहुत कम देखेंगे। गरीबों के बीच उठते बैठते हैं, साइकिल पर, स्कूटर पर, पैदल यात्रा भी कर लेते हैं। गांव का अगर विकास कार्य चल रहा हो तो वहाँ श्रमदान भी करेंगे, फावड़ा भी चला लेंगे, खेत में भी काम कर लेंगे, तालाब और नहर की साफ सफाई भी कर लेंगे, कूड़ा भी उठा लेंगे। तो जो अधिकारी इतने साल तक 1994 बैच के आईपीएस अफसर थे, जिसके परिवार में ब्यूरोक्रेसी रही हो, उनके पिता श्री राम अरुण उत्तर प्रदेश के डीजीपी रह चुके हों, उनका बेटा उच्च पद पर रहने के बाद, उसको त्याग करने के बाद भी साधारण जीवन जी रहा है, सरकार में मंत्री है, तो असीम अरुण के लिए कह सकते हैं कि वो अपने पिता के दिखाए हुए मार्ग पर, उन पद चिन्हों पर चलते हुए उनकी ख्याति से काफ़ी आगे निकल चुके हैं। समाज के लिए वो अब एक रियल हीरो हैं। ऐसे ही लोगों को सियासत में आने की ज़रूरत है, जिन्हें अपने लिए नहीं कुछ चाहिए, जो समाज को देने की भावना रखते हैं। योगी सरकार का यह मंत्री अपने आचरण से एक अलग लकीर खींच रहा है। तमाम सारे
लोगों के लिए वो एक मिसाल बन सकता है, लेकिन अपने साथ काम करने वाले मंत्रियों के लिए वो जलन की भावना भी हो सकती है। इन सब से वो बेफिक्र हैं। हम आज के ज़माने में उस समय में हैं जब इन सब चीज़ों को दिखावा माना जाता है या इनकी उम्मीद नहीं की जाती कि कोई मंत्री ऐसा आचरण करता होगा। जब भी सियासत का मंत्रियों का नाम आता है तो ये माना जाता है कि वो भरपेट खाता होगा, खूब हट्टा कट्टा होगा, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलता होगा, बड़े बड़े होटलों में ठहरता होगा। उन सब के इतर असीम अरुण समाज में सामान्य व्यक्ति की तरह रहते हैं, मंत्रालय चला रहे हैं और आम आदमी के बीच उठते बैठते हैं। हमारे देश के महापुरुषों ने और पुराने नेताओं ने अपने आचरण से जो बीज बोया था, शालीनता का, ईमानदारी का, चरित्र का, नेताओं को जो उच्च कोटि का माना जाता था, उनको आदर्श माना गया था, वो सब गुण असीम अरुण में आप देख सकते हैं। राजनीति में किसी को कोसना हो तो परिवारवाद का जो आरोप है वो बड़ा आसान है, लेकिन जो हमको ताने देते थे कि हम खोए हैं किन रंगरलियों में, हमने भी उनको छुप छुप कर आते देखा है इन गलियों में। अब उसी बीजेपी में योगी पार्ट 2 में ईमानदारी की तमाम सारे पाठ पढ़ाने के बावजूद परिवारवाद खत्म नहीं हो रहा है। सरकार भ्रष्टाचार और परिवारवाद पर बेहद सख्त है, लेकिन मंत्रियों का दिल है कि वो मानता नहीं है। उनके कामकाज में उनके परिवार का असर दिख ही जाता है। भाई, जिसके पिता, जिसके पति, जिसकी पत्नी, जिसके परिवार में कोई मंत्री पद पा जाता है तो उसके परिवार को भी इस बात का थोड़ा बहुत अधिकार हो जाता है कि वो सरकारी तंत्र के रौब दाब का थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर ले, क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है कि चाचा हमारे विधायक हैं। तो जहाँ तो पिताजी और पत्नी सब अगर मंत्री हो तो विधायक से तो बड़ा ओहदा है, फिर क्या कहने। जलवों में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। बात आज ऐसी ही एक परिवारवाद की जुड़ी हुई, जहाँ मंत्री की जगह उनके पति निरीक्षण करते हैं और रजिस्टर चेक करते हैं। लेकिन उससे पहले भी एक घटना पर आते हैं, जब मछली विभाग के मंत्री संजय निषाद की जगह उनके बेटे परवीण निषाद निरीक्षण करके चर्चा में आए थे। परवीण निषाद जो सांसद हैं बीजेपी के, उनके पिता इस समय प्रदेश सरकार में मत्स्य विभाग के मंत्री हैं संजय निषाद। परवीण पीलीभीत गए थे, वहाँ उन्होंने मत्स्य विभाग का निरीक्षण कर डाला, जिसके बाद बड़ी किरकिरी हुई सरकार की और निषाद जी की भी हुई। मुख्यमंत्री कार्यालय से उनको काफ़ी डांट भी पड़ी, समझाया भी गया परिवार को दूर रखो। मुख्यमंत्री के भी बयान आए कि कोई भी मंत्री का परिवार सरकारी कामकाज में कहीं दिखाई न पड़े, हस्तक्षेप न करे, नहीं तो खैर नहीं है। फिर अब एक ताज़ा मामला आ गया कन्नौज में। कानपुर देहात से राज्य मंत्री हैं महिला कल्याण विभाग की प्रतिभा शुक्ला, और उनके पति हैं अनिल शुक्ला वारसी, वो भी सांसद रहे हैं। गए थे दोनों लोग कन्नौज में निरीक्षण करने, तो मंत्री जी के साथ मंत्री के पति भी निरीक्षण करने लगे। उन्होंने वहाँ रजिस्टर चेक किया, अभिलेखों की पड़ताल की, और यहाँ तक कि मंत्री से जो सवाल पत्रकार पूछ रहे थे उसका जवाब भी मंत्री पति ही दे रहे थे। योगी सरकार इन चीज़ों पर बैन करती है। वो कहती है भाई सब करो, लेकिन परिवार के लोग इस तरह के दौरों में सरकारी सुविधा का लाभ न उठाएं, गेस्ट हाउस से लेके खाने पीने का इंतजाम न करें, सरकारी रजिस्टर न चेक करें, अफसरों को कर्मचारियों को निर्देश न दें, डांटे फटकारें ना। लेकिन कुछ न कुछ कांड हो ही जाता है। अब हमारे यहाँ तो पहले से व्यवस्था रही है, अगर पत्नी प्रधान हो जाएगी तो प्रधान पति चलाएगा, पत्नी विधायक हो जाएगी तो विधायक पति चलाएगा। गुंबद में चाहे जो बैठा है, लेकिन गुंबद के बाहर हस्बैंड ही चलाएगा मामला। और फ़ोटो खींचने का ज़माना है, टीवी का ज़माना है,
कहीं ना कहीं पकड़ में आ जाता है मामला, सरकार की बड़ी किरकिरी हो जाती है। लेकिन परिवारवाद एक ऐसी चीज़ है जिससे कोई जुदा नहीं हो सकता। जिसका शादी ब्याह हुआ, बाल बच्चे हुए, तो उसके 10 रिश्तेदारियां भी होंगी, अपना घर गांव है, ससुराल है। जब एक बार कोई मंत्री बन जाता है तो रिश्ते भी ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, सबकी उम्मीदों पर खरा भी उतरना है और बच बचा के भी हर काम करना है। तो जो तकनीकी समस्या है मंत्रियों के सामने, वो सरकार के नियम कानून के दायरे में फिट नहीं बैठती। अब मन ममोस कर कुछ मंत्री तो चुप रह जाते हैं, कुछ जाके पत्रकारों के आगे हाथ जोड़ लेते हैं कि भैया हमारी फ़ोटो जितना खींचना हो खींचना, परिवार वालों को न शामिल कर लेना। तमाम सारी विचित्रताएं हैं और सेटिंग हैं, इन सब का आप आनंद लीजिए। परिवारवाद एक सत्य है, यथार्थ है। जिसने शादी ब्याह नहीं किया उसकी बात अलग है, लेकिन जिसका शादी ब्याह हुआ, बाल बच्चे हुए, परिवार रहेगा, परिवारवाद भी रहेगा। अब इस सब में सरकारी तंत्र के साथ उसको सामंजस्य बिठाने की कला ही शायद आज के सियासत की ज़रूरत है। बहरहाल आज के पावर सेंटर में इतना ही, लेकिन जाते जाते हम आपको आज नदीम फारूक की उन 4 लाइनों के साथ छोड़ जाएंगे जिसमें उन्होंने कहा है कि चरागों के सफ़र में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया नफ़रतों की आखिरी स्टेज में है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। नमस्कार।